Good morning, my dear students. Today we will discuss about the composite functions. In last lecture we discussed about the function and its type. So जो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन की हमने डेफिनेशन कर ही ली थी. सो कंपोजिट फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी फंक्शंस. ये फंक्शंस कैसे होने चाहिए कंपोजिट फंक्शंस के लिए कि कोडोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी. अगर ऐसा है तो हम जी ओ एफ का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ जी ओवर एफ. सो द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड बाय जी ओ एफ. दो तरीके से होता है, एक तो जी ओ एफ होता है, एक होता है एफ ओ जी. तो दैट मीन्स अगर हम जी ओ एफ निकाल रहे हैं तो जी ओ एफ के लिए कि कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी, और अगर एफ ओ जी है तो डोमेन ऑफ जी इक्वल कोडोमेन ऑफ जी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल होना चाहिए. तो ये कंपोजिशन फंक्शंस की एग्जिस्टेंस की कंडीशंस हैं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कि हम उसके फंक्शंस की मैपिंग को डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. So then the composition of G is defined by GOF such that GOF is A to C. For example, here F is A to B, G is B to C. So that means codomain of F should be equal to codomain of G. So that means A to B, B to C. That means A to C. So like that GOF over A. So that means A is belongs to element of A. So G of F है. यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि f जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइन है. एफ एक्स ओवर 2x प्लस 3 फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू z एंड जी जेड टू जेड है वेयर जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू z आर टू फंक्शन. देन फाइंड जी ओ एफ. सो जी ओ एफ हमें अगर निकालना है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एफ जेड यानी कि जो सेट्स हैं वो सारे इक्वल हैं. सो दैट मीन्स ईजिली हम जी ओ एफ भी डिफाइन हो जाएगा, एफ ओ जी भी हो जाएगा. सो हमने यहाँ जी ओ एफ क्या हो जाएगा, जेड टू जेड. अब जी ओ एफ निकालना है तो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओवर एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया. अब जी 2x प्लस 3 तो x की जगह रिप्लेस कर देंगे जी के अंदर 2x प्लस 3. सो फाइनल रिजल्ट आया जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 11. नेक्स्ट है let A is the set of -1 to 1 number and R is the set of real numbers where F defined from R to A where fx equal to sin x for all x belongs to R. G is a function of A to A where gx equal to x square for all x belongs to A. R two functions then find f o g and g o f. कि f R से A में g A to A में f o g भी निकालना g o f. तो f g o f का हम देखेंगे तो G में हम यहाँ देख रहे हैं जी ओ एफ. एफ का जो है वो आर टू है यानी कि कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी. सो दैट मीन्स आर टू है, जी ओ एफ हमने डिफाइन कर दिया. अब हम यहाँ देख रहे हैं -1 to 1, -1 and 1 ओनली, नॉट 1 to 1. -1 and 1 है ए के अंदर, और आर क्या रियल नंबर का सेट. सो दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. सो दैट मीन्स सो एफ ओ जी भी डिफाइन हो सकता है. ये नहीं कि आपने जी ए टू ए आर टू ए तो ए से ये आर कैंसिल वाला नहीं होगा, लेकिन ए इज ए सबसेट ऑफ आर. सो दैट मीन्स ए टू ए हो जाएगा. हमने यहाँ निकाला जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना है साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स की जगह साइन एक्स रख दिया था साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर. इधर एफ ओ जी एक्स, एफ जी ओवर एक्स, जी एक्स इज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रखा. एफ के अंदर एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर था साइन एक्स स्क्वायर. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी. दैट मीन्स कंपोजिशन फंक्शन मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव. क्लियर? इस तरीके से आ सकता है कि एक आपको कोई कंपोजिशन फंक्शन को डिफाइन करना है कि एग्जाम्पल से बताना है कि जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, तो आप ये एग्जाम्पल से आप प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है रिकर्सिव फंक्शन. रिकर्सिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि हम खुद को ही कॉल करते रहें. ए फंक्शन विच इज रिपीटेडली
कॉल्स इटसेल्फ, खुद को ही बार बार में अगर कॉल कर रहा है तो ऐसे फंक्शंस को हम रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं कि ये फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली, तो खुद को ही बार बार में कॉल कर रहा है, सेटिस्फाइंग सम कंडीशन इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन। अगर कुछ कंडीशंस गिवन है तो वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल फंक्शन, अब मेरे को जैसे पहले से पता है कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू जो होती है 1 हम फिक्स कर देते हैं कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होगी। अब फैक्टोरियल अगर हमें 1 निकालना है तो फैक्टोरियल 1 के लिए हमें क्या करना होगा कि फैक्टोरियल 1 के लिए सिर्फ हमें फैक्टोरियल जीरो पता है, तो फैक्टोरियल 1 के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल जीरो बताएंगे कैसे, 1 डॉट फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो कितना होता है 1। अब जैसे मेरे को फैक्टोरियल 3 निकालना है, तो फैक्टोरियल 3 निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, फैक्टोरियल 3 को निकालने के लिए मुझे फैक्टोरियल 2 भी पता होना चाहिए, फैक्टोरियल 1 भी पता होना चाहिए। यानी कि प्रीवियसली जो फंक्शंस हैं जो इटसेल्फ खुद को बार बार में, तो फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू n माइनस 1। फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल का साइन आएगा कि n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल आएगा। सो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं, जैसे 4 है 3 है तो 3 को क्या लिखूंगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू पता होना चाहिए जो कि हमने पहले काउंट कर ली, तो इसलिए क्या करेगा ये बार बार में खुद को ही कॉल करेगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में भी हम यही है कि हम f0 f1 की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। अब हम f0 f1 की इनिशियल स्टेज की वैल्यू हमें पता पड़ गई, अब हम कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल f3 निकालने के लिए पहले मुझे f2 को कॉल करना होगा, तो यहाँ जैसे हम किसी भी स्टेज पर निकाल सकते हैं। सो fn इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस q2 वेयर n इज ग्रेटर देन 1। f2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, f2 f1 प्लस f0, f1 कितना है 1, f0 1, सो f2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में ये आपने पहले भी काफ़ी बार किया होगा कि लेट Pn भी एक स्टेटमेंट, कोई Pn को एक स्टेटमेंट होगा, वो ट्रू होगा, हमें उसको बताने की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा कब, एक तो बेसिक स्टेप होती है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 विच इज कॉल्ड द बेसिक स्टेप। अगर वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो वो n इक्वल टू m के लिए भी ट्रू होगी, वो विच इज़ दी कॉल्ड द इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अगर n इक्वल टू m के लिए ट्रू है तो वो सारे के सारे जो पॉजिटिव n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए हम ट्रू करेंगे। अगर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि वो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए वो क्या होगा, ट्रू होगी। सो वो स्टेटमेंट फॉर एवर ट्रू होगा, विच इज कॉल्ड दिस स्टेप इज कॉल्ड द इंडक्टिव स्टेप। सो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल कि प्रूव बाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस प्लस डॉट 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 प्लस एन क्यू इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर सो हम सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप के ऊपर आते हैं। सो फर्स्ट फॉर हम टेकिंग द n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1 सो दैट मीन्स 1 का क्यू इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स विच इज द आल्सो 1, सो p1 इज ट्रू। Now let की statement is true for n equal to m according to the principle of mathematical induction. So n equal to 1 के लिए अगर statement true है, so this one is the condition. Now to prove that this statement should be true for n equal to m plus 1, so we are adding the m plus 1 to the power q whole cube on the both side. तो हम ये कैसे चेक करेंगे इस टाइप की क्वेश्चंस में, जो लास्ट वाली m की जो टर्म्स है, लास्ट वाली जो टर्म्स है उसमें n की जगह m प्लस 1 रख के देखें। जैसे यहाँ n की जगह m प्लस 1 रख के देखें, जो आ रहा है कितना आएगा m प्लस 1 का क्यूब, वो आप दोनों साइड ऐड कर दें इस तरीके से। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये तो हमें लेफ्ट हैंड साइड तो आ ही गया, m प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाला, रिमेनिंग पोर्शन ये m स्क्वायर बाई 4 प्लस m प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, सो 4m प्लस 4 ये बन जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज दिस वन। सो pn प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, क्योंकि हमें यही लिखना था।
कि m की जगह m+1 होता है, यही तो हम कह रहे हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, सो m+1 के लिए हो गया। नेक्स्ट है कि प्रूव दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 9 टू द पावर n माइनस 8n माइनस k1 इज डिविजिबल बाई 64 फॉर ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n जो वो इंटीजर्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और ये जो नंबर है 9 की पावर n माइनस 8n माइनस k1 इज डिविजिबल बाई 64, कि 64 से डिविजिबल होना चाहिए। सो लेट द स्टेटमेंट Pn इज दिस वन विच इज डिविजिबल बाई 64। अब स्टेटमेंट बोला है उसने कि कंडीशन है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हमारा फर्स्ट n इक्वल टू 1 नहीं होगा, n इक्वल टू 2 होगा। सो n इक्वल टू 2 पे हमने चेक किया 9 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस का 1, सो दिस वन इज दिस 16 माइनस का 1 17, सो 81 माइनस के 17 इज इक्वल टू 64 विच इज डिविजिबल बाई 64। सो P2 इज ट्रू, सो बेसिक स्टेप इज complete. Now statement is true for n equal to m, so that means Pm is true. So 9 to the power m minus 8m minus का 1 is divisible by 64 for m is greater than equal to 2. Now to prove that कि Pn is true for n equal to m plus 1, so now n equal to m plus 1 minus 8m plus 1 minus is divisible by 64, ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है तो हमने क्या किया कि n को हमने ये लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके चले कि 9m plus 1 माइनस 8m plus 1 माइनस का 1। अब मैं ये प्रूव कर दे कि ये अगर नंबर 64 से डिविजिबल है तो n इक्वल टू m plus 1 के लिए ट्रू हो गया। सो विच कैन बी रिटन 9 टू द पावर m माइनस डॉट n माइनस 8m माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9। अब मैंने क्या किया यहाँ से कि यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली कि 9 की पावर m माइनस 8m माइनस का 1 किससे डिविजिबल है, 64 से। तो 64 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ डिविडेंट आएगा, डिवीजन। सो 9m जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा डिवीजन करने के बाद में, तो मान के चलो वो नंबर आ जाता है म्यू आ जाता है। सो दिस कैन बी रिटर्न 9 की पावर m माइनस का 8m माइनस का 1 अपॉन 64 इक्वल टू म्यू। सो दिस मीन्स 9 टू द पावर m माइनस का 8m माइनस का 1 इज इक्वल टू 64 म्यू। सो 9 टू द पावर m इक्वल टू 64 म्यू प्लस 8m प्लस का 1, दिस वन 9 की पावर m माइनस का 8m माइनस का 1 इक्वल टू 64 म्यू। सो यहाँ से 9 की पावर m का मैंने वैल्यू निकाली, कितनी आई 64 म्यू प्लस का 8m प्लस का 1, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 9m की जगह। जब इसको मल्टीप्लाई किया था 9 इंटू 64 म्यू, 9 8 जो 72m माइनस का 8m 64m और प्लस का 9 माइनस से कैंसिल, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 64 कॉमन आ जाएगा। 64 कॉमन आया तो कितना है 9 म्यू प्लस m, दिस वन इज ए नंबर विच इज़ द इंटीजर नंबर, क्योंकि म्यू भी क्या है बिलोंग करेगा, म्यू भी एक नेचुरल नंबर होगा। m जो होगा वो ऑलरेडी गिवन है कि इंटीजर है, तो ये नंबर क्या होगा इंटीजर, सो विच इज नंबर इज डिविजिबल बाई 64, क्योंकि 64 कंप्लीट मिल रहा है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। अगर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है तो जो स्टेटमेंट है वो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो पहले मैंने हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को ले लिया, पहले मैंने एक सीरीज का ले लिया, ये डिविजिबिलिटी का ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का लेने के बाद इनइक्वलिटी का। टू प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n क्यू फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू 10। तो यहाँ गिवन है कि जो ये जो इनइक्वलिटी है वो ट्रू होगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए। सो लेट Pn द स्टेटमेंट 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n क्यू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एट फॉर n इक्वल टू 10 बेसिक स्टेप। So 2 to the power 10 is 1024, 10 to the power cube 1000. So 1024 is always greater than 1000. So that means 10 is true. Now statement is true for n equal to m. Now to show that statement is true for n equal to m plus 1. So now n plus 1 अगर हमें देखना तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई आने पाई। So 2 to the power m now multiply by 2 on the both side. So 2 to the power m plus 1 is greater than 2m cube, which is always true. Now here we can write 2m cube can be written as m cube plus m cube, correct. Now यहाँ अब हमें क्या करना है कि हम इसको किस तरीके से लिखना है, हमें क्या करना है इसको कि एग्जैक्टली
ट्रू कब होगा? जब 2 की पावर m+1 ग्रेटर देन m+1 का होल क्यूब बना दो। अब मेरे पास क्या है, m+1 का होल क्यूब अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, m³ + m² + m+1। तो मेरे पास एक m³ तो है। सो दैट मीन्स एक जो m³ होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, m² + m+1 से, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर 10, m ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पर। ये हम चेक कर सकते हैं 10 का अगर हम रखते हैं m की वैल्यू तो 10³ + 10² + 10 + m1। तो ऑलवेज ये नंबर हमेशा क्या होगा, m³ ग्रेटर देन होगा किससे, m² + m+1 से। सो हम इस इनइक्वालिटी को क्या लिखेंगे, 2 की पावर m+1 इज ग्रेटर देन m³ + m³ विच इज ग्रेटर देन m³ + m² + m+1 विच कैन बी रिटन एज m+1 का होल क्यूब। सो हमको ये लिखना था। So this one, so that means Pn is true for n equal to m+1. Hence Pn is true for every positive integer n. ऐसी नेक्स्ट है कि फैक्टोरियल n is greater than 2 की पावर n फॉर ऑल n greater equal to 4 पर। सो n equal to 4 पर ट्रू है, n equal to m पर ट्रू है। अब m+1 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 की पावर m+1 2 इंटू फैक्टोरियल m। अब फैक्टोरियल m है तो हमें इसको फैक्टोरियल m को यहाँ क्या बनाना है, m+1। m+1 के लिए क्या होगा कि हमें m+1 आ जाए। तो दैट मीन्स कि 2 की पावर 2 फैक्टोरियल m कि m+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल m इज ग्रेटर इक्वल टू 4। सो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, m+1। तो m+1 इंटू फैक्टोरियल m इज m+1 का फैक्टोरियल। सो दैट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सो इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन को हम कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी में मैंने बताया ट्रिक, इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि किस तरीके से किसको बड़ा मानना है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ 2 को मान लिया कि m+1 ग्रेटर है क्योंकि वो गिवन है, सॉरी यहाँ हमें कि हमें नीड किसकी है कि कैसे हमें उसको m+1 को, क्योंकि फैक्टोरियल m को m+1 फैक्टोरियल बनाना है तो सीधी सी बात है कि m+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल m में तो वो m+1 फैक्टोरियल बन जाता है। नेक्स्ट आता है पिजनहोल प्रिंसिपल। सो पिजनहोल प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ n ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स पिजन्स, if n pigeons are distributed over m pigeonholes, n objects are distributed over m places and if n is greater than m, very important condition, if n is greater than m then some places receive at least more than one object। मतलब यह है कि अगर हम इस तरीके से, हमारे पास में 4 बॉक्स हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, और मेरे पास में 5 बॉल हैं। अब मेरे को क्या करना है कि इन 5 बॉलों को इन 4 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। अब इन 5 बॉलों को 4 बॉक्स में हम डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होगा कि मान के चलो मैंने एक बॉल तो सारे बॉक्स में डाल दी, तो कम से कम एक ऐसा बॉक्स होगा जिसके अंदर मोर देन 1 बॉल आएगी। क्लियर? अगर हम सारे बॉक्सों को हमने फिल कर दिया, पहले एक बॉल डाल दी, अब मेरे पास बॉल कितनी बची, एक। अब एक बॉल है तो वो एक बॉल कहीं ना कहीं तो मैं डालूंगा, तो कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जिसके अंदर मोर देन 1 बॉल आएगी। तो ऐसे प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, पिजनहोल प्रिंसिपल कहते हैं। यही होता है पिजनहोल प्रिंसिपल कि n ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर m प्लेसेस एंड इफ n इज ग्रेटर देन m देन सम प्लेसेस रिसीव एट लीस्ट मोर देन 1 ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अमोंग द 13 पीपल देयर आर एट लीस्ट 2 पीपल हु वर बोर्न इन द सेम मंथ। कि अगर 13 पीपल 13 का कोई ग्रुप है, 13 पीपल का कोई ग्रुप है, अब मान को चलो हम उनकी बर्थ की निकालते हैं, वो कैसे मतलब उनका बॉर्न हुआ होगा। अगर 13 पीपल है तो मान कर चलो उनका 12 का तो हर मंथ में हो गया एक, तो वो तो डिफरेंट हो गए। ये हम अजम्पशन कर रहे हैं कि 13 में से 12 तो ऐसे से जनवरी से दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर मंथ में एक हो गया।
अब बचा एक, अब एक बचा तो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंथ में तो होगा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कम से कम एटलीस्ट 2 पीपल ऐसे होंगे हु वर बॉर्न इन दी सेम मंथ। तो वो जो कम से कम एक ऐसा मंथ जो होगा, कम से कम, हो सकता है जरूर थोड़ी कि 13 की 13 भी हो सकता है, तो हमने तो एटलीस्ट बताया कि कम से कम एक मंथ ऐसा होगा जिसके अंदर 2 पीपल का बर्थ हुआ होगा। अब जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, वो नंबर बताता है। यहाँ तो ये बता दिया इसने कि एटलीस्ट कि कितने बॉक्स थे, कितने पिजन होल्स हैं, कि सेम मंथ, एक मंथ में कितने हुए, ये नहीं बताता, एटलीस्ट बताता है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, जनरलाइज प्रिंसिपल पिजन होल प्रिंसिपल एग्जैक्टली नंबर देगा कि इतने नंबर्स होंगे। वहाँ उसने मोर देन 1 के बारे में कहा कि इफ देयर आर n pigeons and m pigeon holes where n is greater than m, then some pigeon holes must contain at least n minus के 1 upon m greatest India plus 1 pigeons। यहाँ इसने बोला कि मोर देन 1 pigeons ऑब्जेक्ट जो है यानी कि pigeons होंगे। यहाँ इसने बोला कि इतने pigeons तो होंगे ही होंगे उस बॉक्स में। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये एटलीस्ट मोर देन 1 के बारे में बताता है, जबकि ये कि इतने पिजन्स उस बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली होंगे। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं कि 13 पीपल हैं, तो 13/12 करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 13/12 13 माइनस का 1 12/+1। अगर हम यहाँ से नंबर निकालें कि उस एक बॉक्स में मिनिमम कितने होंगे, एटलीस्ट 2। This one is the greatest integer function. So among 1000 people there are at least 1000/12 equal to 84 who were born in the same month, who were born in the same month। कि 1000 पीपल थे जिनमें कम एटलीस्ट कितने पीपल ऐसे होंगे जो सेम मंथ में बॉर्न होंगे, कितने पीपल होंगे ऐसे, 84 पीपल होंगे जो सेम मंथ में बॉर्न होंगे। यहाँ पर क्या है कि ऐसे इसमें कि ऐसे कितने पीपल होंगे जो सेम मंथ में बॉर्न होंगे, नंबर बता रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि 7 कलर्स आर यूज टू पेंट 50 कार्स, कि 7 डिफरेंट कलर हैं और हमें उनसे क्या करना है, 15 कार्स को पेंट करना है। कि 7 कलर से 15 कार्स को हमें पेंट करना है। तो कितनी ऐसी कारें होंगी जो सेम कलर की होंगी, ऐसी कितनी कारें होंगी जिनकी कलर सेम होंगे। सो वही 50 माइनस का 1 तो 8 कार्स होंगी कि 50 माइनस, क्योंकि 7 से हमें कितना करना है, 50 को करना है, तो ऐसी कितनी होंगी, क्योंकि 7 का तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि 7 है तो हमने क्या किया, 7 कलर की तो हमने कर दी, एक कलर की 7 की, दूसरे कलर की 7 की, तीसरे कलर की 7। अब बची एक कार। अब वो एक कार को हमें अगर हमें क्लियर करना है तो उनमें 7 में से कोई ना कोई रिपीटेशन होगा। तो ऐसी कितनी कार होंगी जो कि सेम कलर की होंगी, 8 कार हो सकती हैं। एटलीस्ट कितनी, एटलीस्ट 8 कार विल हैव द सेम कलर। कम से कम इतनी तो होंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, हो सकता है किसी की 5 कलर कर दी हो। ओके, सो इस तरीके से हम जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल को कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।